स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023-24 और आज इसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ऑप्शन डी सही है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। 1 एम्पियर 1 कूलाम बटे सेकंड के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन सी सही है। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो यह है तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन ए सही है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये होती है दूरी की, ऑप्शन सी सही है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, ऑप्शन बी सही है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो यह है विद्युत धारा, ऑप्शन सी सही है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, ऑप्शन सी सही है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर होता है RA/L, जहां R बराबर होता है पदार्थ का विद्युत प्रतिलोम ओम में, और L बराबर पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, A बराबर धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। प्रकाश वर्ष की इकाई होती है दूरी, ऑप्शन ए सही है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति, ऑप्शन ए सही है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। आवृत्ति को मापा जाता है रेड हर्ट्ज में, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ये होती है वाट, ऑप्शन डी सही है। विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/G × Q/T। यहाँ पे W/T बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है, तो ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 880 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से लेके 8600 एंगस्ट्रॉम में होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताया है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होगा ऑप्शन बी। इसमें सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो ये है 400 से 700
नैनोमीटर, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी सही है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? तो ये होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए सही है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब की मात्रक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ये होती है दाब, ऑप्शन बी सही है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पे गति नहीं है, ऑप्शन ए सही है। यदि धरती पर घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, ऑप्शन बी सही है। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ये है विकृति, ऑप्शन सी सही है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है? 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन ए सही है। 1 वोल्ट को 1 कूलाम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, अतः यहाँ पे ए सही होगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है तथा इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पे कितना होगा? तो ये होगा 16.7 न्यूटन, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। भार बराबर 1/6 पृथ्वी का भार, तो यहाँ पे आप इसे 6 से भाग दे देंगे तो यह आएगा 16.67 न्यूटन। सही कथन चुनिए। इसमें दूसरा कथन सही है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है, ऑप्शन बी सही है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी सही है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होता है एवं इसकी खोज क्रमशः ई गोस्टलिन तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए सही है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है त्रिक बिंदु, ऑप्शन डी सही है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायुदाब पर 273.16 के यहाँ पे 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जा सकते हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं, ऑप्शन ए सही है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन, ऑप्शन सी सही है। 2G दूसरी पीढ़ी के बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है।
रडार का आविष्कारक कौन है? तो ये है रॉबर्ट वॉटसन। ऑप्शन ए सही है। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने वर्ष 1935 में पहला प्रायोगिक रडार व्यवस्था की विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये होता है हिग्स बोसान। ऑप्शन बी सही है। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू इंगलैंड को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। सर सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 1930 में। ऑप्शन बी सही है। इसमें भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत से संबद्ध अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ये हम देख लेते हैं। इस तरफ व्यक्ति है, यहाँ पे विषय, इस तरफ नोबेल वर्ष है। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया साहित्य के लिए 1913 में, सी.वी. रमन को भौतिकी के लिए 1930 में, अरविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, कल्याण सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में, वी रामकृष्णन को रसायन के लिए 2009 में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए 2019 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। ऑप्शन डी सही है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए सही है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिमी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। यहाँ पे आप इसे देख लीजिए, 1/1000 mm। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए सही है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आपको करना है, जहाँ सी बराबर सेंटीग्रेड तापमान तथा एफ बराबर फ़ारेनहाइट तापक्रम होता है। यहाँ पे आप इसे गुणा करेंगे तो 104 आ जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन ए सही है। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। लोलक की कालावधि है, तो ये होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही है। सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ पाई और G नेतांक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती है। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी सही है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो वह u वेग से गति करते हुए t सेकेंड बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण बराबर mv माइनस mu/t। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, जहाँ a बराबर होता है v माइनस u/t। तो यहाँ पे आप स्वयं से देख लीजिएगा इसे। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये होता है a बराबर v माइनस u/t। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये होता है अपकेंद्रण। ऑप्शन सी सही है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ये है आयतन। ऑप्शन डी सही है। सदिश वे राशियां होती हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियां हैं। अदिश राशि वह है जो केवल परिणाम बताती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक सदिश राशि है। इसलिए आयतन एक अदिश राशि है।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये है द्रव्यमान, ऑप्शन सी सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग mv होगा। संवेग और वेग का अनुपात p बटे v बराबर mv बटे v बराबर m। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर, ऑप्शन सी सही है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम के, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों ही एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। 2022 का प्रश्न है ये। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच से, ऑप्शन ए सही है। जिस वस्तु का पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन ए सही है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़ों का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन ए सही है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। काली पट्टियां केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं, लेकिन कोई छाया नहीं डालती, क्योंकि वह काफी पतली होती हैं, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी सही है। किसी एकांक क्षेत्रफल में से सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रबलता और तीव्रता को पर्यायवाची नहीं समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये होता है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी सही है। फोटोवोल्टिक सेल को सामान्य तौर पर सौर सेल कहा जाता है। यह एक प्रकार का गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे विद्युत में परिवर्तन करता है। इस प्रकार फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोगों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि सौर प्रकाश फोटान से बना होता है। इन फोटानों में अलग अलग मात्रा में ऊर्जा संचित होती है जो सौर स्पेक्ट्रम की विभिन्न तरंगदैर्घ्य के अनुरूप होती है। विदित हो कि फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। जब फोटान इन सेलों से टकराते हैं तो वे उसमें ऊर्जा संचित कर देते हैं, जबकि अन्य में दिए गए विकल्प इसके ठीक विपरीत हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्रकाश उत्पादित करते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, फोटोवोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये है रोलिंग घर्षण, ऑप्शन ए सही है। बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ऑप्शन ए सही है। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। इस
इस समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले बल संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी सही है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो यह है आवृत्ति, ऑप्शन ए सही है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है, जबकि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ये होती है अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी सही है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनमें संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस अथवा वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऑप्शन ए सही है। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। विद्युत शक्ति इकाई होती है वॉट की, ऑप्शन डी सही है। भौतिकी शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से नहीं बताना है। वोल्टमीटर विभवांतर, अमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे डी गलत है इसमें से। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सही है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह है मैकेनिकल ऊर्जा, ऑप्शन सी सही है। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन बताना है। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा को कम खपत करते हैं। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पे कौन सा कथन गलत बताना है? तीसरा गलत है। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। बाकी सही है। यहाँ पे सी गलत है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा एचजी का उपयोग नहीं होता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए ऑप्शन बी सही है। इसमें 2023 का प्रश्न है ये। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा प्रतिवेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वह अभिकेंद्री केंद्रामुखी बल कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो यह गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन ए सही है। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है जिसमें ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। इसमें बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन सी सही है। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों की जड़ता अब भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं।
एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ऑप्शन ए सही है। किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। ध्यातव्य है कि समायोजन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक प्रक्रिया है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी, तो ये होगी 1 इकाई। ऑप्शन बी सही है। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट यानी इकाई 100 इंटू 10 घंटा 1000 वाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.70 किलो ओम। ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे ये आप खुद से देख लीजिए, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा, किस प्रकार से आएगा ये आप स्वयं से देख लीजिए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी सही है। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी सही है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्पन्न करता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी सही है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। ऑप्शन डी सही है। 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होगा। ध्वनि की प्रबलता का स्तर डेसिबल डीबी में नापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ध्वनि का स्तर में 45 डीबी एवं रात्रि में 35 डीबी निश्चित किया गया है। 85 डीबी से उच्च स्तर होने पर ध्वनि हानिकारक है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो ये रहेगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी सही है। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होता है सुक्रालोज। ऑप्शन सी सही है। सुक्रालोज एक कृत्रिम स्वीटनर तथा चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतर्ग्रहण सुक्रालोज शरीर विभक्त नहीं कर पाता, इसलिए यह गैर क्लोरीकृत होता है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह सुक्रालोज है। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो इसमें आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ई सही होगा। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो यह है अवतल लेंस। ऑप्शन बी सही है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ये नापी जाती है अमीटर से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? तो ये होता है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैगनी, सामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। ऑप्शन सी सही है।
प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है जिसे प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो 1D बराबर 1 मीटर -1। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अब सारी लेंस की क्षमता धनात्मक प्लस तथा अब सारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी f बराबर 1/, लेंस की क्षमता यानी d 1/2 बराबर 0.2 मीटर या 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये करती है उत्तर की तरफ। ऑप्शन सी सही है। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये होता है प्लेटिनम के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अनुचुंबकत्व चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लेटिनम शामिल है। पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता तथा तांबा का। ऑप्शन डी सही है। पीतल तांबे 80% और जस्ता 20% से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। पीतल का प्रयोग बर्तन तथा तार बनाने में मशीनों में कारतूसों इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्रायः अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी सही है। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे के वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन डी सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन ए सही है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। ऑप्शन ए सही है। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी सही है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन और शीशे की मिश्र धातु का। ऑप्शन डी सही है। फ्यूज एक छोटा सा तार का टुकड़ा है। यह रागा शीशा टिन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघुपथन अतिभारण वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज कलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं संभावित दुर्घटना टल जाती है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यह है पारा। ऑप्शन सी सही है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी कांच इत्यादि सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 जबकि पारा की ऊष्मा चालकता होती है 8.31 W/m होती है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन डी सही है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसकी प्रकाश स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। ऑप्शन ए सही है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन में और दूसरी को
मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे कार्य का एसआई मात्रक जूल है। अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस, इनका समय है 1853 से 1926 से, इन्होंने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय कोई ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचालन में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपनी सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन बी सही है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु भूचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी सही है। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। ऑप्शन डी सही है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह सूर्य है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप। ऑप्शन ए सही है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखा जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम है विक्रम। ऑप्शन ए सही है। 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 MI द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोजित यानी लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम है। अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन बी सही है। 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं परंतु कुछ जानवर कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि द्वारा इसे सुना जा सकता है। इसे गॉर्डन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। ऑप्शन ए सही है। जब किसी संवाहन के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो यह है पेट्रोल। ऑप्शन डी सही है। स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति भी प्रयोग किया जाता है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? ऊष्मा से। ऑप्शन बी सही है। भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप ऊष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। भाप के इंजन अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैंकॉन चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ऑप्शन ए सही है। वातानुकूलन यंत्र में सामान्यतः एक वायु शीतक एयर कूलर तथा एक वायु तापक होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापमान को बढ़ाता है तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार का यांत्रिक प्रशीतक एकक है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्ति पर। ऑप्शन बी सही है। ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरे पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा
पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं, जिससे दीप्त विसर्जित होता है। इनमें से कुछ प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्प होती है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। अतः इस अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? पंखे में एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सही है। पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चालित फैन जैसे टेबल फैन की गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति को प्रतिरोधक, रियोस्टेट नियंत्रण, संधारित्र नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ऑप्शन ए सही है। आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। चालक तरंगों में आवेशों की त्वरित गति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविजन संचार प्रणालियों में भी किया जाता है। ये सामान्यतः 5000 किलो हर्ट्ज से 10,000 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति परास में होती हैं। घड़ी की समय, घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन ए सही है। घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा नापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। शीशे का उपयोग किया जाता है, तो इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। शीशा एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है। लेड में धात्विक चमक होती है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक H2 होता है और इसे पीबी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल, ओवरहेड में या भूमि केबल में सीज की भांति किया जाता है। शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में तथा बंदूक की गोलियों के निर्माण में भी किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण ऊष्मा की हानि कम है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति के नियत मान P बराबर VI के लिए निम्न धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान आवश्यक है। उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में नीचे देखते हैं। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। एक जिप्टो बराबर होता है 10 की पावर -21 के, ऑप्शन सी सही है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है 2 सेकंड, ऑप्शन बी सही है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल 2 सेकंड का होता है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यधिक शुष्क मौसम, ऑप्शन डी सही है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक आई गिरावट आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, ऑप्शन बी सही है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी सतह काफी सघन होती है तथा यह जलीय क्षेत्र के तल तक सिकुड़ती जाती है। तालाब में जल परिसंचरण तब तक चलता रहता है जब तक कि तालाब का पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अपने अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार ठंड के मौसम में पानी में ऊपरी सतह के जम जाने के बावजूद तलीय क्षेत्र का जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिससे जलीय जीव आसानी से जीवित रह पाते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें हैं जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखती हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए एक से अधिक विकल्प के सही होने के कारण यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन ए सही है। समतल दर्पण एक तरफ
रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली, चपटी और चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। नाई की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। यहाँ पे ये बिल्ली होगा, यहाँ पे दिल्ली लिखा है, यहाँ पे बिल्ली होगा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है। ऑप्शन सी सही है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ध्यातव्य है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य। डाल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2। ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी सही है। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी किया जाता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। ऑप्शन ए सही है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लकड़ी का गुटका ठंडा लगता तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी सही है। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है। प्रश्नगत कथनों में विकल्प सी जो कथन है ये सही नहीं है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयान को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। यहाँ पे ए बी डी सही है। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन बी सही है। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो यहाँ पे आवृत्ति। ऑप्शन सी सही है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल। ऑप्शन डी सही है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है।
दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, जिसका तात्पर्य है कि दर्पण प्रकार का है, तो ये दर्पण होता है अवतल। ऑप्शन ए सही है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन सी सही है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी सही है। ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। सिर्फ माध्यम है, यहाँ पे तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, यहाँ पे ध्वनि का वेग मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है। तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये आपको स्वयं से पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी सही है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन बी सही है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी एवं नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी, लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होती है, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमानों को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन ए सही है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी सही है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। 50 डिग्री सेल्सियस मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे ये हम ऊपर एक बार पढ़ चुके हैं, जिसे आप खुद से फिर से इसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन डी सही है। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की। ऑप्शन डी सही है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता के अनुसार क्रम दिया गया है, तो शहद, इसके बाद खून, जल और फिर वायु। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? चंद्रमा से। ऑप्शन डी सही है। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम हैं। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में अधिक नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी सही है। जब किसी पदार्थ को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ऑप्शन सी सही है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी सही है।
प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन बी सही है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। ऑप्शन ए सही है। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए सही है होगा इसमें। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर अर्थात लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच, शीशे में। ऑप्शन डी सही है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। ऑप्शन सी सही है इसमें। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूंकि निकटतम विकल्प 4.5 है अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है अतः इस विकल्प का उत्तर सी माना जाएगा। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 150 × 10⁷ किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन ई सही है इसमें। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यहाँ पे ऊपर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन सी सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति का औसत व्यास है 139822 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये है FAST। ऑप्शन सी सही है इसमें। बेसिक, सी, फॉरट्रॉन कंप्यूटर की भाषाएं हैं लेकिन ये फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो ये है टंगस्टन। ऑप्शन डी सही है। साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण दहन नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यह है जर्मेनियम। ऑप्शन बी सही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे N प्रकार व P प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी सही है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे गलत विकल्प बताना है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। पहला ही गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या 1 तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं। यहाँ पे पहला कथन गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प ए सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों धन आवेशित कर तथा इलेक्ट्रॉनों ऋण आवेशित कर की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह है सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी सही है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी सही है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वायु में
वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो ये है रेडॉन, ऑप्शन डी सही है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती हैं। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये होता है वाट, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा से मापा जाता है, अतः यहाँ पे विकल्प ए सही है। अर्थात बिजली की खपत बिल वाट पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो ये है यूरेनियम, ऑप्शन बी सही है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भर 238.08 है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को, ऑप्शन सी सही है। इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।